हेलो बच्चों, आज का अपना जो वीडियो लेक्चर है वो फिज़िक्स के ऊपर हम लोग आपको कुछ डिफेंस से रिलेटेड जो अपना ग्रुप एक्स है उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस जो हैं फिज़िक्स के, जिसमें कि हमारा फिज़िक्स का जो सिलेबस है वो बहुत जल्दी कवर हो। क्योंकि जब हम ऑफलाइन क्लासेस के अंदर होते हैं तो वहाँ पर भी हम ऐसे देखते हैं कि फिज़िक्स का सिलेबस हम करते हैं 3 महीने 4 महीने लगते हैं अपने को, 100 डेज़ का होता है वो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम जल्दी से उसको कवर अप कर सकें। तो मैं यहाँ पर आपको जो हमारा वीडियो होगा उसको थोड़ा जल्दी जल्दी के हिसाब से भी, और जो थोड़ा हम ब्रीफिंग करेंगे उसकी, जिसमें हम कुछ चीज़ें थोड़ी सी डीप के अंदर जाकर देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं। तो हमारे जो एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है बच्चों, वो बहुत ही इजी लेवल है। 11th और 12th क्लास का जो लेवल है वो है, हमें उसका ऑब्जेक्टिव टाइप जो एनालिसिस है वो करना है। तो इस कैटेगरी के अंदर हम काफ़ी सारे जो वीडियोस हैं वो रिलीज कर चुके हैं, जिसमें मैंने जो फिजिक्स से रिलेटेड बेसिक फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स है, मैकेनिक्स के जो हैं, इलेक्ट्रोस्टेट्स के जो हैं वो आपके सामने दिए थे। अभी मैं कुछ और जो आगे की चीज़ें हैं उनको थोड़ा डिस्कस करवाने जा रहा हूँ, तो आप उनको भी थोड़ा ध्यान से देखें। आज हम अपना जो फिजिक्स का टॉपिक ले रहे हैं वो 12th क्लास से रिलेटेड जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है। इस टॉपिक के अंदर हम इलेक्ट्रोस्टेट्स के बारे में कुछ बातें करेंगे। मैं आपको वेक्टर के जो वीडियोस हैं वो भी सेंड करूंगा, आप मेरे जो वेक्टर के वीडियो हैं उनको भी देखोगे, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक की स्टार्टिंग से जो हमारा वेक्टर का कार्यक्रम है वो चलता रहेगा। तो मैं बीच बीच में आपको वेक्टर से रिलेटेड जो गाइड है वो भी करता रहूंगा। तो आप इसको ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए। उसके बाद में जहां आपको डाउट लगे मैं आपको डिटेल्स के अंदर मेरे नंबर दे दूंगा, जो डिस्क्रिप्शन होगा इस वीडियो का उसमें मैं आपको मेरे नंबर दे दूंगा। तो आप जो है वो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके आपके जो डाउट्स हैं वो व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो और डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का वीडियो लेक्चर। आप एकदम एंजॉय करिए, और जितनी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उतनी ही एग्जाम के अंदर आएगी। हमें एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करनी है। ओके बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। आज का अपना जो लेक्चर है वो इलेक्ट्रोस्टेट्स को लेकर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है हमारा, वो एक्चुअली अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म माने स्टडी ऑफ चार्ज, उसकी एक यूनिट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर दी गई है। उसकी जो एक यूनिट है वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली किसका पार्ट है, मैं थोड़ा इसका बेसिक भी डिस्कस कर देता हूं। ये पार्ट है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्ज, आवेश का अध्ययन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब होता है आवेश का अध्ययन। देखो बच्चों, इसमें हम कुछ जो पीपीटी है वो भी आपके सामने रखेंगे। आज तो मैं आपको केवल बेसिक जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक के वो बताने जा रहा हूँ। बेसिक आप पढ़ लोगे, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं पीपीटी वगैरह आपको इसकी शो करूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब होता है विद्युत चुंबकत्व। इलेक्ट्रो मतलब जो है वो इलेक्ट्रॉन से दिया गया है, मैग्नेटिज्म जो है वो मैग्नेट से रिलेटेड है। इसका बेसिक मीनिंग होता है चार्ज की स्टडी करना। तो स्टडी ऑफ चार्ज के अंदर अगर अपन बात करें तो स्टडी ऑफ चार्ज के अंदर मैं एक इसमें बाइफर्केशन कर रहा हूँ। बहुत ही छोटा सा बाइफर्केशन है, आपको कोई से चिपक नहीं जाना है, बहुत ही बेसिक बाइफर्केशन है यहाँ पे। अगर चार्ज की स्टडी आप कर रहे हो, अगर चार्ज रेस्ट में है यानी बिल्कुल भी मोशन नहीं कर रहा है, अपनी जगह पे पड़ा है, तो आप किसकी स्टडी करोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। अगर चार्ज रेस्ट में है तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। स्टैटिक्स से मतलब है स्थिर, हिंदी में नाम है स्थिर विद्युतिकी। अगर चार्ज रुका हुआ हो तो स्थिर विद्युतिकी की बात हो। अगर आपका चार्ज
यूनिफॉर्म मोशन करे। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है बच्चों समरूप गति करे। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन करता है यानी कि समरूप गति करता है तो यहां पर बात होगी मैग्नेटिक इफेक्ट। इसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो हम देखेंगे। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा और सीधा सा है। रुका हुआ चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक दिखाता है और चलता हुआ चार्ज मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाता है। तो जब हम मैग्नेटिक इफेक्ट वाला हमारा जो चैप्टर होगा उसको पढ़ रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे, तो हम मैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर यही बोलेंगे कि चार्ज जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड v से चल रहा है। आपने बायो सावर्ट में पढ़ा होगा QV sin थीटा अपॉन r स्क्वायर वाला केस आता है, बस वही चीज है। अगर हम तीसरा केस देखें कि चार्ज पागल हो चुका है, चार्ज के अंदर जो है वो गति इस तरीके से आ चुकी है कि कभी उसकी स्पीड बढ़ जाती है, कभी उसकी स्पीड घट जाती है। अगर चार्ज पागल हो चुका है तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो वो होगी इफ चार्ज एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड का मतलब होता है बच्चों त्वरित। अगर आवेश त्वरित हो चुका है तो वहां पर क्या बनेगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनेगी, विद्युत चुंबकीय तरंगे बनेगी। नोट करते रहे आप इसको साथ साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनेगी, विद्युत चुंबकीय तरंगे बनेगी। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता है कि आपने 12th क्लास के अंदर ये जो दोनों चैप्टर्स हैं, ये दोनों चैप्टर बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बड़े बड़े चैप्टर्स आपके दिए हुए थे यूनिट्स के अंदर। या अगर कोई 12th का बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा है, 11th का भी बच्चा कोई अगर इस वीडियो को देख रहा है, तो उसको बता दूं मैं कि 12th क्लास के अंदर ये दोनों जो हैं वो बड़ी यूनिट्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है कि बनती कैसे और काम क्या, लेकिन क्वेश्चन जो है वो वहां से बन चुका है। अगर आवेश त्वरित हो, आवेश पागल हो जाए तो अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, अगर आवेश त्वरित हो तो वो विद्युत चुंबकीय तरंगे बनाता है। प्रश्न बन चुका है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बनने का मुख्य कारण है, मेन रीजन ऑफ मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो उसके अंदर जो ऑप्शंस दिए जाते हैं वो ये होते हैं कि एक रुका हुआ चार्ज, एक गतिमान समरूप गतिमान आवेश, एक त्वरित आवेश। तो सही ऑप्शन क्या होगा? एक त्वरित आवेश। इसलिए मैंने ये चीज आपको बताई है ताकि आपको जो यहाँ पर ये चीजें हैं बाइफर्केशन के अंदर अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आप इनको नोट करते रखिएगा, मैं स्लाइड जो है वो साथ साथ बनाते रहूंगा, इसकी आपको वो भी दिखाता रहूंगा। अब हम इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टेट्स को स्टार्ट कर देते हैं, स्थिर विद्युतिकी को स्टार्ट कर देते हैं। स्थिर विद्युतिकी के अंदर जो मुख्य बातें आपको मैं बता रहा हूँ, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाने वाली है, उन बातों को अगर हम डिस्कस करेंगे तो वहां पर मैं आपको कुछ एक पॉइंट पहले ही बता देता हूँ कि आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो उसके अंदर हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला हमारा जो चैप्टर है, स्थिर विद्युतिकी बोलते हैं इसको, स्थिर वैद्युतिकी। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इस चैप्टर के अंदर हमें कुछ, आप नोट करते रहिएगा, कुछ आर्टिकल्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आर्टिकल नंबर 1 जो हमारा है, आर्टिकल नंबर 1, इसमें हम बात करेंगे चार्ज के बारे में, यानी स्टडी ऑफ चार्ज और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक बातें, चार्ज एंड टर्म्स, चार्ज और उससे संबंधित कुछ बातें, आवेश तथा उससे जुड़ी बातें। आर्टिकल 2 में हम बात करेंगे किसकी? कूलॉम्स लॉ की, कूलाम का नियम, कूलॉम्स लॉ की बातें आर्टिकल नंबर 2 में करेंगे। आर्टिकल नंबर 3 में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, विद्युत क्षेत्र से संबंधित बात करेंगे। आर्टिकल 4 में हम क्या बात करेंगे? आर्टिकल 4 में हम बात करेंगे विद्युत बल रेखाओं की और गाउस थ्योरम की। जीटी का मतलब होता है गाउस की प्रमेय, आपने 12th क्लास में पढ़ी होगी। तो विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होंगी, विद्युत फ्लक्स जो होगा, वो सब हम इसी के पहले पढ़ेंगे। तो गाउस थ्योरम से रिलेटेड हम विद्युत फ्लक्स के बारे में, विद्युत बल रेखाओं के बारे में, उन सबको पढ़ने के बाद हम गाउस थ्योरम को पढ़ेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था इस यूनिट का, वो यहाँ तक था, इसके अंदर हम बातें करेंगे।
इसके बाद जो मैं और आर्टिकल आपको बताऊंगा आर्टिकल 5, 6 में, उसमें मैं आपको डायपोल के बारे में और पोटेंशियल के बारे में बताऊंगा। तो ये जो चीजें हैं ये आप नोट कर सकते हो। हम चार्ज एंड उससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी होती है उस टर्मिनोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले हमारे आर्टिकल नंबर 1 की, जिसमें है चार्ज। चार्ज की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, प्रोटॉनिक चार्ज होता है, हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें चार्ज होता है। चार्ज से बेसिक मतलब क्या है? चार्ज से बेसिक मतलब है इलेक्ट्रॉनों का लेन देन। अगर मैं चार्ज का बेसिक मतलब बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों का लेन देन। इलेक्ट्रॉनों को जब लिया जाता है, इलेक्ट्रॉनों को जब दिया जाता है तो उसको हम चार्ज का आना और चार्ज का जाना बोलते हैं। आने का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन जहां आ गए वहां पर नेगेटिव हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जहां से चले गए वहां पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो सर क्या इलेक्ट्रॉनों को ही ले दे सकते हैं क्या? हम किसी और को ले दे नहीं सकते क्या? बिल्कुल नहीं ले दे सकते। जब भी आप चार्ज का लेन देन करोगे तो वो किससे रिलेटेड होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉनों से रिलेटेड। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वही हमारा की पॉइंट है यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन जो है उसी के बारे में हम यहाँ पे सारी बातें करेंगे। तो देखो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बता दिया, चार्ज जो होता है वो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। चार्ज के बारे में अगर मैं बोलूं कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी जगह पे नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। आवेश कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक आवेश हो जाएगा। और अगर किसी जगह पे नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ हमारा इलेक्ट्रॉन, तो उस जगह पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। नोट करते चले साथ साथ। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की नंबर का जो फर्क होता है वो फर्क ही यहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है वो। इसके अलावा अगर दोनों बराबर हो गए तो फिर उस केस में हम क्या देख सकते हैं कि न्यूट्रल चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रल जैसा कोई चार्ज नहीं होता है बच्चों, इसलिए न्यूट्रल को हम वहां पे चार्ज नहीं बोलेंगे। चार्ज दो ही तरीके के होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, एक हम इसकी यूनिट के बारे में बात कर रहे थे, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यूनिट। यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट सबको पता है कूलाम होती है। सी से डिनोट करते हैं, सी या फिर कूलाम। कूलाम जो है वो आवेश की इकाई होती है, लेकिन आपको पता है कि ये इकाई जो है वो एसआई सिस्टम के अंदर होती है। एसआई सिस्टम मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, जो हमने स्टैंडर्ड बना रखा है सब जगह पे, पूरे वर्ल्ड वाइड जो चलता है एमकेएस प्रणाली, मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर वाली जो सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर जो चार्ज की यूनिट है वो कूलाम होती है। लेकिन दूसरी भी तो प्रणाली है हमारे पास, सीजीएस प्रणाली। उस सीजीएस प्रणाली के अंदर हमारा जो वैल्यू है वो स्टेट कूलाम होता है। स्टेट सीबी मतलब स्टेट स्टेट कूलाम जो है वो हमारी कौन सी यूनिट है? सीजीएस इकाई है। सीजीएस इकाई जो है वो स्टेट कूलाम होती है। तो फिर दोनों इकाइयों में संबंध क्या होता है वो भी नोट कर लीजिए। 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 9। 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 9 स्टेट कूलाम। ये होता है। तो 1 कूलाम 3 into 10 की घात 9 स्टेट कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि चार्ज की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो एक इंपॉर्टेंट बात है। आवेशों के गुणधर्म, चार्ज की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, मैं लाइन बाय लाइन लिखता रहता हूं, आप बनाते चलें इसको। चार्ज की योज्यता, योज्यता से हमारा मतलब है आवेश को सीधा जोड़ा जा सकता है। आवेश जो होता है वो एक अदिश राशि होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी से हमारा मतलब हो गया डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है। डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है तो सीधा एडिसिविटी बोलते हैं उसको, आवेशों की
योज्यता, योज्यता से हमारा मतलब एडिसिविटी से है, यानी दो आवेशों को आप सीधा जोड़ सकते हो, सीधा माइनस कर सकते हो। इसके अलावा आवेश जो होता है वो एक इनवेरिएंट क्वांटिटी होता है। इनवेरिएंट से हमारा मतलब होता है निरपेक्ष राशि होता है। निरपेक्ष राशियां जितनी भी होती है वो वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करती। जब भी कोई वस्तु आवेशित होती है तो वो कितना भी वेग वहां पे अचीव कर ले, उसके आवेश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या सर किसी और के आवेश में कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्या कोई ऐसी क्वांटिटी आप जानते हो जिस क्वांटिटी के अंदर वेग बढ़ाने पर या वेग घटाने पर उस क्वांटिटी में फर्क पड़ जाता हो? बिल्कुल जानते हैं। ऐसी जो क्वांटिटी होती है वो द्रव्यमान होता है। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी में बताया था कि द्रव्यमान जो होता है वो वेग बढ़ाने पर बढ़ता रहता है, और जब प्रकाश के बराबर वेग कर देते हो आप तो वो द्रव्यमान क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है। तो द्रव्यमान एक सापेक्ष राशि है जो वेग पे निर्भर करती है। आवेश एक निरपेक्ष राशि है जो किसी के भी वेग पे निर्भर नहीं करती है। तो आप इसके पास में लिख सकते हो वेग पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आवेश एक संरक्षित राशि है। संरक्षित से हमारा मतलब हो गया किसी का भी जो आवेश होता है वो यहाँ पे संरक्षित होता है। प्रॉपर्टीज लिख देते हैं प्रॉपर्टीज के अंदर हमने बताया एक तो आवेश की योज्यता, दूसरे नंबर पर हमने बताया आवेश एक अनापेक्ष या निरपेक्ष राशि है, तीसरे नंबर पर हमने बताया कि संरक्षित राशि है। आवेश चार्ज इज अ कंजर्व क्वांटिटी, यानी आवेश एक संरक्षित राशि है, यानी किसी भी वस्तु का जो आवेश होता है वो हमेशा संरक्षित रहता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरे यूनिवर्स का जो चार्ज है वो कंजर्व, जितना यूनिवर्स के अंदर स्टार्टिंग में था उतना ही यूनिवर्स के अंदर लास्ट तक रहेगा। तो आवेश जो है वो एक संरक्षित राशि है यूनिवर्स के हिसाब से। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट, इसको प्लस से माइनस और माइनस से प्लस में चेंज किया जा सकता है, हम इतना कह सकते हैं इसके। ठीक है। इसके अलावा हम इसके अंदर क्या कह सकते हैं? आवेश एक क्वांटीकृत राशि। क्वांटीकृत का मतलब हो गया आवेश जो होता है वो क्वांटा के अंदर होता है। यहां से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहले नंबर का जो सवाल है वो बनता है, यानी सबसे पहले जो क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर वो क्वांटाइज थ्योरी से बनते हैं। क्वांटीकृत से हमारा मतलब हो गया Q = NE, यानी इसमें आप एक पॉइंट लिख सकते हो। पहले आप ये चारों चीजें आराम से नोट कर लो, उसके बाद में मैं क्वांटीकृत से क्वांटीकृत का क्या मतलब होता है, क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है वो बताता हूँ। योज्यता मतलब एडिसिविटी, निरपेक्ष मतलब वहां पे एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, संरक्षित का मतलब हो गया कंजर्व क्वांटिटी है, और क्वांटीकृत का मतलब हो गया क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। तो क्वांटाइज्ड क्वांटिटी से क्या मतलब होता है आप वहां पे पॉइंट नोट करो, फिर मैं आपको लिखवाता हूँ। क्वांटाइज्ड क्वांटिटी से आप लिख लो इसमें, इट मीन्स अर्थात जब आवेश का आदान प्रदान किया जाता है, when there is exchange of charge, जब आवेश का आदान प्रदान किया जाता है, exchange of charge, then it is, तो यह, then it is in the full multiple integer of, तो यह इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। then it is full multiple integer of electrons, तो यह इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। Q = N में जो N है उस N को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज का मतलब हमारा हो गया फुल मल्टीपल इंटीजर। N की जगह के पूर्ण गुणज का मतलब हो गया N जो है वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसा पूर्ण संख्या होगा, पॉइंट्स में नहीं हो सकता है।
2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं, 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, 6.75 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो यहाँ पे बात ये होगी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण संख्या में ही लिए दिए जा सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि प्रकृति का सबसे छोटा आवेश जो है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट चार्ज विच इज कॉल्ड क्वांटा। तो प्रकृति में जो सबसे छोटी वस्तु या छोटी राशि हमें पता होती है उसको हम क्वांटा बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को आवेश का क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। तो ये लिख लो, उसके बाद में नीचे एक लाइन में लिख लो, इट मींस, अर्थात इलेक्ट्रॉन इज क्वांटा ऑफ चार्ज, अर्थात इलेक्ट्रॉन आवेश का क्वांटा है। इट मींस इलेक्ट्रॉन इज क्वांटा ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन आवेश का क्वांटा है। अर्थात इट मींस आवेश का न्यूनतम संभव मान प्रकृति में, इट मींस अर्थात आवेश का न्यूनतम संभव मान प्रकृति में इलेक्ट्रॉन होता है। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज इन द नेचर इज इलेक्ट्रॉन। प्रकृति में न्यूनतम संभव मान इलेक्ट्रॉन होता है। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इन द नेचर इज इलेक्ट्रॉन। यहां से क्या सवाल बनते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम चार्ज। 1 कूलाम आवेश से संबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलेटेड टू इन 1 कूलाम चार्ज। तो इसकी जगह आप 1 कूलाम ले लो, इसकी जगह आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। तो इसमें n पता करो कितना आता है। 1 मिनट का वक्त है आपके पास। पता लगेगा? Q की जगह 1 कूलाम ले लो, n आपको पता करना है। इलेक्ट्रॉन की जगह ये ले लो, तो n आपका हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन में सॉल्व करेंगे तो आएगा इतने इलेक्ट्रॉन्स। ये एक नंबर है बच्चों जो कि फुल मल्टीपल इंटीजर का नंबर होगा। और भी सवाल है, एक क्वेश्चन और लिख लो, मुझे इसका आंसर बताना, आपकी इसका आंसर क्या है। इज इट पॉसिबल दैट, क्या यह संभव है कि, इज इट पॉसिबल दैट, क्या यह संभव है कि 4 × 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज किसी वस्तु पर 4 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश उपस्थित हो। 4 × 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज सिचुएटेड ऑन द ऑब्जेक्ट। क्या यह संभव है या नहीं है? इसका जवाब आप मुझे देना। एक और क्वेश्चन लिख सकते हैं। एक और क्या क्वेश्चन है? If 1 billion electrons, यदि किसी उदासीन वस्तु से, if 1 billion electrons removed from the neutral body, यदि किसी उदासीन वस्तु से 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन हटा लिए जाएं, removed from the body, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाएं, removed from the body, then the charge on the body is। तो वस्तु पर उपस्थित आवेश क्या होगा?
यहाँ आवेश से ज्यादा वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि आपको बिलियन का मतलब पता है कि नहीं। बिलियन का मतलब बच्चों होता है 100 करोड़, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो 100 करोड़ के अंदर कितने जीरो हो गए? 10 की घात 9 जीरो। 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं 7। 100 करोड़ के अंदर 10 की घात 9 जीरो। 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़। तो 100 करोड़ अगर इलेक्ट्रॉन में वहां से हटा लेता हूं तो इसका मतलब मुझे नंबर कितना दे दिया गया है? नंबर दे दिया गया है 10 की घात 9। तो उस पर आवेश कितना आ जाएगा बच्चों? 10 की घात 9, और इलेक्ट्रॉन की जगह इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे रख देंगे, आवेश आ जाएगा 1.6 × 10 की घात -10 कूलम। अगर किसी से 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन हटाते हो ना तो इतना सा चार्ज आता है। इसका मतलब जो कूलाम जो है वो बहुत बड़ी यूनिट है उसकी। कूलाम से भी बड़ी बड़ी यूनिट्स हमारे पास है। उस बड़ी यूनिट्स के बताने के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन करवाऊंगा। उस क्वेश्चन के जरिए आपको पता चलेगा कि कूलाम से भी बड़ी बड़ी यूनिट्स कौन सी। फाइंड आउट चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश याद करें। 1 मोल में बताया आपको कितनी संख्या होती है? अवोगाद्रो बराबर संख्या होती है 6.25 × 10 6.25 नहीं, संख्या होती है 6.023 × 10⁻20। ये संख्या होती है। 1 मोल में इतनी संख्या होती है, अवोगाद्रो के बराबर संख्या होती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर इतने इलेक्ट्रॉन है तो कितना चार्ज होगा। तो पता करते हैं कितना चार्ज होगा। चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स Q is equal to 6.023 × 10⁻23 और E की जगह 1.6 × 10⁻−9। ये हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो 23 और 19 10 की घात 4 बचाएंगे, और 16 को इससे गुणा कर लो, और 16 × 3 48, 4 32 36 और 6 1 2 3 4 9.6368। ये यहाँ पे पॉइंट नहीं, गलती से लग गया। 9.6368 10 की घात 4 इसको दे देंगे तो होगा 96,368 कूलम। इसको अगर फिगर आउट करूं मैं, मतलब पूर्ण संख्या में बदलूं, तो 96,500 कूलम। ये कहीं देखा देखा सा लग रहा है। इसको बोलते हैं बच्चों 1 फैराडे। ये 1 फैराडे चार्ज होता है। 1 फैराडे चार्ज आवेश की व्यावसायिक इकाई है, इंडस्ट्रियल यूनिट है, और ये कंडीशन है। तो ये हमारे पास आवेश से संबंधित जो बातें थी वो हमने इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट की। अब इससे आगे की जो बातें हैं वो मैं आपको आर्टिकल नंबर 2 कूलाम के लॉ में बताऊंगा। आप ये चीज़ नोट करो। फिर हमारा जो अगला वीडियो लेक्चर होगा वो कूलाम के लॉ का होगा। थोड़ा बहुत वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो मैं अगले लेक्चर में आपको थोड़ा बहुत वेक्टर के बारे में भी बताऊंगा। नोट कर लो इसको। खत्म करते हैं आज का ज्ञान। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम कूलाम लॉ से रिलेटेड। थैंक यू।